हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर जो है आपका हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, आपकी बुक में ये जो लेसन है वो शुरू होता है एक इंसिडेंट से, एक घटना से। ठीक है, ये घटना जो है वो एट प्रेजेंट हो रही है उस समय। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 14 जुलाई 1789 में जो है वो हुआ था। ठीक है, और इस दिन जो है पेरिस सिटी में जो है बहुत लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के सामने। ठीक है, उन हज़ारों लोगों में मैन एंड वुमेन जो थी वो भी थी। ठीक है, अभी इकट्ठे क्यों हुए, उसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था, एक र्यूमर जो है वो फैल गई लोगों में कि जो राजा की फ़ौज है, जो रॉयल फोर्सेज है, उनको एक ऑर्डर दिया जाना है कि वो जो है वो लोगों पर गोली चलाएं, या उनको लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया जाने वाला है। तो ये सुनते ही जो है हज़ारों जो मैन और वुमेन थे वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब लोग बहुत गुस्से में थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? ताकि उन्हें वहाँ से हथियार मिल जाएं और वो जो रॉयल फोर्सेस के विरोध में जो है वो लड़ सकें। ठीक है, हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे थे। इनमें से एक ग्रुप जो है, इनमें कुछ सैकड़ों लोग जो थे वो बास्टाइल की तरफ चल दिए। ठीक है, अब बास्टाइल क्या था? वन मार्क क्वेश्चन था, व्हाट वाज बास्टाइल? तो बास्टाइल वाज ए फोर्ट इन विच द प्रिजनर्स वर केप्ट। एक किला था जहाँ पर कैदी रखे जाते थे या लोगों को बंद करके रखा जाता था। ठीक है, तो बास्टाइल में जो कमांडर था उसको लोगों ने मार दिया। ठीक है, और वहाँ से जो प्रिजनर्स थे उनको वहाँ से छुड़ा लिया। रिलीज कहते हैं छुड़ा लेना। ठीक है, अब लोग बास्टाइल से बहुत हेट करते थे। क्यों हेट करते थे? हेट इसलिए करते थे क्योंकि वो जो डेस्पोटिक किंग था उसका वो जो है सिंबल था। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, है ना, तो आप उसको देख के आपको जो है वो बहुत गुस्सा आएगी ना। जैसे ही वो आपके सामने आएगा आपको गुस्सा आने लगेगी। तो इसी तरह से बास्टाइल जो था वो एक किंग का सिंबल था, और किंग जो था वो डेस्पोटिक था। डेस्पोटिक समझते हो ना, कि जो व्यक्ति अपने मन से काम करे, कोई कंट्रोल उसके ऊपर ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जब लुईस 16 वापस आया अपने महल में, तब उसे पता लगा कि बास्टाइल को तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो इवेंट्स हुई थी, उन इवेंट्स का रिजल्ट जो था वो क्या हुआ? फ्रांस का किंग, जो किंग लुईस 16 था, उसको उसकी मृत्यु के पर जो है वो एंड हुआ, या उसको मार दिया गया। ठीक है, अब आता है एंशिएंट रेजाइम। एंशिएंट रेजाइम किसे कहते हैं? एंशिएंट रेजाइम समझ रहे हो ना? एंशिएंट रेजाइम माने पुराना रूलर। ठीक है, एंड क्राइसिस, परेशानियाँ, तकलीफ़ें। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप ये मत समझना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अचानक हो गया। इसको होने में कई साल लगे। ठीक है, क्या लोग परेशान थे? पीजेंट्स जो थे, मजदूर, वो सुबह से शाम तक काम करते थे। कहाँ? ज़मींदारों की ज़मीन पे। ठीक, दूसरी चीज़, फ्रांस ने 17 और 18 सेंचुरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। किंग्स जो थे वो फिजूल खर्च थे, बगैर सोचे समझे जो है वो खर्चा कर लेते थे। ठीक, और उनके खर्चे को पूरा करने के लिए और ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, तो और ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण लोग नाराज़ थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम अब देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, या ड्यू टू व्हाट रीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ऑकर्ड। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे।
आप इसको समझते जाइए। वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वॉर्स होने के कारण खर्चा बहुत हो गया था, इसलिए खर्चा होने के कारण जो आर्थिक इकोनॉमिक जो है वो क्राइसिस हो गया, यानी कि रुपए पैसे की जो है बहुत शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो जब लुई 16 आए तो उनको क्या हुआ, उनको एम्प्टी खजाना मिला, एम्प्टी ट्रेजर। ठीक है, कारण रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वॉर्स जो हुई थी उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। ठीक है, और देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। क्यों हो गया था? तो 1756 से 1763 तक जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। ठीक, और फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, उनको भी उनकी इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प की। ठीक है, तो उसमें भी पैसा खर्च हुआ। अब आता है एक्सेसिव टैक्सेशन, ज़्यादा टैक्स लगाया जाना। ठीक है, अब ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया गया? क्योंकि जो किंग था, जो एम्परर था, उसके पास पैसा था नहीं। अब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसका सोर्स क्या होता है? टैक्स। इसलिए उसने जो है क्या करा, खूब टैक्स लगा दिया। ठीक है, लोगों के ऊपर खूब सारा टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो टैक्सेशन जो सिस्टम था या जो टैक्स लगाया गया वो अनजस्टिस था। ठीक है, और अनरीजनेबल था। देखो, हम कोई भी काम करते हैं उसका कोई वजह होती है, बेवजह आप काम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सिवाय परेशानी के। ठीक है, इसके अलावा नोबल्स और चर्च फादर्स जो थे उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, अभी जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, नेक्स्ट रीज़न, उसमें हम बताएंगे कि ऐसा क्यों था। ठीक है, तो जो टैक्स का जो बोझ था, जो बर्डन था, वो थर्ड एस्टेट या कॉमन लोगों के ऊपर पड़ गया। ठीक है, इससे उनकी लाइफ जो थी वो दुखों से भर गई। उन्हें भूखा रहना पड़ता था और वो बहुत बेचारे परेशान होते थे। ठीक है, अब जो फ्रेश टैक्सेस थे उनको भी कॉमन पीपल के ऊपर लगाया गया। ठीक, डायरेक्ट टैक्सेस क्या थे? टेल, लैंड, रोड, टॉल, चर्च, सॉल्ट टैक्स एक्सेट्रा। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, रूलर की तरफ से हो गया। और चर्च जो थे, चर्च भी टैक्स लगाते थे। उनके टैक्स का नाम होता था टाइट्स। जो इनकम होती थी किसी पर्सन की, उसको अपनी इनकम का 4 पार्ट, यानी 4/5 पार्ट जो इनकम का था वो टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसमें इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, ऑल पीपल वर नॉट इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो है जितने टैक्सेस थे वो कॉमन पीपल पर लगते थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उन पर कोई टैक्स ही नहीं लगता था। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट में कौन कौन लोग आते थे। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जीमैन, ठीक, जो चर्च से रिलेटेड होते थे, और चर्च फादर। ठीक, सेकंड एस्टेट में लैंडलॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेट्स, और जो वो लोग जिनका अच्छे घरों में जिन्होंने जन्म लिया हो। ठीक है, और थर्ड एस्टेट में बाकी बचे लोग। फर्स्ट एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको फ़ायदा मिलता था, फैसिलिटीज़ मिलती थी। सेकंड एस्टेट को भी प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन थर्ड एस्टेट जो टैक्स पे कर रहा था उनको सिवाय गरीबी और दुख के और कुछ नहीं मिलता था। और ताज्जुब की बात ये है कि ये जो थे थर्ड एस्टेट के लोग जो थे वो 98% लोग थे। समझ रहे हैं? 98% लोग जो थे वो लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ठीक, फोर्थ रीज़न जो था वो राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का राइज होना। मिडिल क्लास 18th सेंचुरी में आया। ठीक है, अब मिडिल क्लास में होते कौन कौन लोग थे? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स,
स्कॉलर्स और मर्चेंट्स। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडर्स वही हुए, बैंकर्स जो लोग को उधार देते थे, मैन्युफैक्चरर्स बनाने वाले, स्कॉलर्स जो पढ़ने वाले थे, मर्चेंट्स व्यापारी। ठीक है, ये सारे के सारे एजुकेटेड होते थे। वो विश्वास करते थे कि कोई भी सोसाइटी में जो ग्रुप है, ठीक, उसको क्या होना चाहिए, बाई बर्थ जो है उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेजेस मिलें तो सबको मिले, अदरवाइज किसी को नहीं मिले। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग जो थे वो रेवोल्यूशन के लीडर्स थे और उन्होंने फ्यूडलिज्म से छुटकारा पाने को तय कर लिया था। ठीक, फ्रेंच सोसाइटी जो है वो फ्यूडलिज्म, उनका विश्वास था कि फ्रेंच सोसाइटी अगर फ्यूडलिज्म रहा तो आगे नहीं जा सकती, उसका डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, और फ्यूडलिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की ग्रोथ में एक तरीके से रुकावट है, वो चाहते ही नहीं थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता था स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1789 में पॉपुलेशन जो यूरोप फ्रांस की थी वो बढ़ने लगी और ये करीब 28 मिलियन हो गई। फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक, और क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत, कहना चाहिए, बड़ा लिमिटेड था। ठीक, और पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो इंक्रीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन का डिमांड जो है वो बढ़ गई, सप्लाई उसके हिसाब से हो नहीं पाई क्योंकि प्रोडक्शन जो था वो लो हो रहा था, इसलिए ब्रेड के प्राइस जो थे वो तेज़ी से बढ़ने लगे। ठीक है, ज़्यादातर वर्कर्स की जो है वेजेस थी वो फिक्स कर दी गई थी, इसलिए रिच और पुअर के बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ने लगीं। ठीक, और ये कब हुआ, जब ओल्ड रिजाइम फ्रांस में रूल कर रही थी। ठीक है, उस समय ये हुआ। अब नेक्स्ट जो है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफर्स एंड राइटर्स। देखिए, अगर हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो इस स्टोरी का हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, या किसी राइटर्स की आप कहानी पढ़ो या कोई एस्से पढ़ो तो उससे इम्प्रेशन पड़ता है ना। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्प्रेशन था लोगों पर वो फिलोसफर्स और राइटर्स का पड़ा। ठीक है, अब इनमें से कुछ हमने राइटर्स और फिलोसफर्स लिए हैं, उनको हम आपको बता दें, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। चार्ल्स मॉन्टेग्यू, ठीक है, चार्ल्स मॉन्टेग्यू जो हैं वो हुए हैं तो इसको आप देखेंगे ना, चार्ल्स मॉन्टेग्यू जो है, स्पेलिंग इसकी थोड़ी टिपिकल है तो, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करोगे आप, इसको जो बोलोगे वो चार्ल्स मॉन्टेग्यू है। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। ये जो थे नोबल मैन थे, अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बाद में जाकर के एक लॉयर, एक वकील और एक जज बन गए। उन्होंने एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, यानी कि लॉज की स्पिरिट के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने ऑटोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जो ऑटोक्रेसी थी उसको बुरा बताया। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो थी उसको, उसकी तारीफ की या उसके फेवर में थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका था फ्रांसिस एरोनेट वोल्टेयर। ये क्या चाहते थे कि लोग अर्थ के
बारे में सोचें, यानी कि एट प्रेजेंट सोचें, फ्यूचर के बारे में ना सोचें। समझ में आ गई बात? जो आपका प्रेजेंट है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में एफर्ट करो, उसको सुधारो। ठीक है? फ्यूचर में क्या होना है इसके बारे में दुखी रहकर या सोच सोच कर अपना प्रेजेंट जो है वो उसको खराब मत करो। ठीक है? और इन्होंने क्या किया कि प्रिविलेज का सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि प्रिविलेज जो है वो मिलना चाहिए। समझ में आई बात? प्रिविलेज यानी कि सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इन्होंने पुअर के बारे में, जो गरीब थे उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक। अब आते हैं जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। आर्किटेक्ट माने बनाने वाला। जैसे जो मकान बनता है, ठीक है, उसको जो उसका नक्शा बनाता है उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्योंकि अब जब मैप ही नहीं बनेगा तो मकान कैसे बनेगा, है ना? अब बनेगा तो अजीबोगरीब बनेगा। ठीक, तो उसके लिए आर्किटेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में जीन जैक्स रूसो जो है उनको माना जाता है। ठीक है? उनका स्लोगन क्या था? मैन जो है वो जन्म से फ्री है। ठीक, लेकिन आज भी वो कुछ चेन्स में या कुछ बंधनों में बंधा हुआ है। गवर्नमेंट को उन्होंने क्या किया, एक कॉन्टैक्ट बताया। ठीक है? कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में? वे लोग जिन पर रूल हो रहा है, ठीक, और वो रूलर जो रूल कर रहा है। रूलर और रूल्ड, इनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है। उसका रिजल्ट जो है वो क्या बताया? गवर्नमेंट। ठीक है? अगर रूलर जो है कॉन्टैक्ट को पूरा नहीं करता, ठीक, तो लोगों को ये राइट होता है कि वो अपनी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उसके लिए उसको वापस ले लें और ऐसे रूलर को रिवोल्ट करके हटा दें। ठीक, और लास्ट में आपका आता है जॉन लॉक। ठीक है? जॉन लॉक ने एक बुक लिखी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? तो उन्होंने जो है डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क जो है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है? एब्सोल्यूट राइट शुड नॉट बी गिवन टू द मोनार्क, यानी कि राजा को पूरे अधिकार जो हैं वो नहीं देने चाहिए। ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन कौन सा होता है? कि द किंग इज इक्वल टू गॉड। ठीक है? तो उन्होंने इसके बारे में जो है ये कहा। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।